क्या आपने कभी कल्पना की है कि आप अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित बैठे हों और अचानक हर न्यूज चैनल पर एक ऐसी खबर चलने लगे जो पूरी दुनिया को दहला दे। खबर यह हो कि एक रहस्यमय वायरस तेजी से फैल रहा है और जो भी इसकी चपेट में आ रहा है वह इंसान नहीं बल्कि खूंखार ज़ॉम्बी बनता जा रहा है। इसी तबाही के बीच फंस जाता है एक साधारण सा लड़का जिसका नाम है सुजुकी। सुजुकी पेशे से एक कॉमिक आर्टिस्ट है। वह दिन रात मेहनत करके नई नई कॉमिक्स बनाता है। एक दिन वह अपनी नई कॉमिक लेकर पब्लिशर के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी मेहनत को कोई खास महत्व तो नहीं मिलता। पब्लिशर साफ कह देता है कि उसकी कहानी में वह बात नहीं है जो लोगों को पसंद आए। निराश होने के बावजूद सुजुकी हार नहीं मानता और दूसरे स्टूडियो में सहायक आर्टिस्ट की नौकरी शुरू कर देता है। ड्राइंग बनाते समय टीवी पर लगातार न्यूज चल रही होती है। एक रिपोर्टर बताती है एक महिला अचानक हिंसक हो गई और लोगों पर जानलेवा हमला कर रही है। बताया जाता है कि कुछ समय पहले उसे एक कुत्ते ने काटा था। शाम होते ही सुजुकी अपने अपार्टमेंट में लौटता है। वहाँ उसके दोस्त टैको उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों काफी समय से साथ रह रहे थे और घर का ज्यादातर खर्चा टैको ही उठाता था। जब सुजुकी उसे बताता है कि उसकी कॉमिक फिर से रिजेक्ट हो गई है तो टैको का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहती है अगर कमाई नहीं हो रही है तो कम से कम अपनी बंदूक बेचकर किराए के पैसे ही ले आओ, लेकिन सुजुकी उस बंदूक को बेचने से साफ मना कर देता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि टैको उसे घर से बाहर निकाल देती है। उदास सुजुकी पार्क में बैठ जाता है। वह अपनी बनाई हुई कॉमिक्स पलट पलट कर देख रहा होता है। पास ही एक बेघर आदमी बैठा कांप रहा था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वह किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन सुजुकी उस पर ध्यान नहीं देता है। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंच जाता है, इस बार न्यूज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। रिपोर्टर बता रही थी एक अज्ञात वायरस पूरे शहर में तेजी से फैल रहा है और कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है। तभी ऑफिस में काम कर रही एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उसे तेज पसीना आने लगता है और वह बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। इसी दौरान सुजुकी का दोस्त मितानी बताता है कि उसके पड़ोस में रहने वाला आदमी भी इसी बीमारी की चपेट में आ गया। उसका व्यवहार इतना हिंसक हो गया कि अस्पताल वालों को उसे रस्सियों से बांधना पड़ा। तभी उनका बॉस कमरे में आता है। उसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके गले पर किसी के काटने जैसा निशान साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि किसी ने उसकी काली पड़ती आंखों पर ध्यान नहीं दिया। रात को ऑफिस में सभी आराम कर रहे होते हैं। तभी सुजुकी का फोन बजता है। दूसरी तरफ टैको थी। वह पिछली रात के झगड़े के लिए माफी मांग रही थी। उसे वापस घर आने के लिए कहती है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि आसमान में लगातार कई हेलीकॉप्टर उड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन सुजुकी उनका मतलब समझ नहीं पाता। सुबह होते ही वह टैको की पसंदीदा चीजें लेकर उसके घर पहुंचता है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आती। मजबूर होकर वह खिड़की के अंदर झांकता है। टैको बिस्तर पर पड़ी थी। तभी अचानक उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ खाने लगता है। अगले ही पल वह उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है सुजुकी डर से जम जाता है। टैको अब इंसान नहीं रही थी। उसकी आंखें बदल चुकी थी और वह किसी जंगली जानवर की तरह उस पर टूट पड़ती है। वह दरवाजों को दांतों से काटने लगती है, यहाँ तक कि उसके कई दांत भी टूट जाते हैं। फिर भी वह रुकती नहीं और सुजुकी को अंदर खींच लेती है। अपनी पूरी ताकत लगाकर सुजुकी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान टैको उसके हाथ पर काट लेती है। किसी तरह मौका मिलते ही वह पास रखी नुकीली ट्रॉफी उठाकर उसके सिर पर दे मारता है। जोरदार चोट लगते ही टैको वहीं गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। घबराया हुआ सुजुकी तुरंत अपार्टमेंट छोड़ देता है। बाहर निकलकर वह देखता है कि एक महिला के हाथ से खून बह रहा है और उसकी हालत भी बेहद खराब है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह बीमारी पूरे शहर में फैल चुकी है। उसी समय आसमान में कई लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर चक्कर लगाते दिखाई देते हैं। इसके बाद वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। उसका दोस्त मितानी हाथ में खून से सना बेसबॉल बैट लिए हुए खड़ा हुआ था। ऑफिस के बाकी सभी कर्मचारी मारे जा चुके थे। तभी उनका बॉस जो अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था, मितानी पर हमला करने की कोशिश करता है। मितानी बिना देर किए उसके सर पर बैट से वार करता है और उसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वह सुजुकी को समझाता है कि इन राक्षसों को रोकने का केवल एक ही तरीका है, सीधे उनके दिमाग पर हमला करना। अगर किसी इंसान के शरीर पर काटने का निशान दिखे तो समझ लेना चाहिए कि वह भी जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाला है। लेकिन किस्मत मितानी का भी साथ नहीं देती। उसके पैर पर भी पहले से काटने का निशान था। कुछ ही पलों में वायरस अपना असर दिखाने लगता है। खुद को राक्षस बनते देखने से पहले ही वह पेपर कटर उठाता है और अपनी जान ले लेता है। यह दर्दनाक दृश्य देखकर सुजुकी पूरी तरह टूट जाता है और वहाँ से भाग निकलता है। ऑफिस से बाहर निकलते ही सुजुकी को एहसास हो जाता है कि अब पूरा शहर इस भयानक वायरस की चपेट में आ चुका है। कई लोग अभी भी इस खतरे से अनजान थे, लेकिन देखते ही देखते संक्रमित लोग उन पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि सड़कें हादसों से भर जाते हैं। घबराया हुआ सुजुकी एक पुलिसकर्मी से मदद मांगने
की कोशिश करता है, लेकिन वह भी वायरस का शिकार बन चुका था। मजबूर होकर वह वहाँ से भाग निकलता है। मुख्य सड़क पर पहुंचते ही उसे हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई देता है। तेज रफ्तार गाड़ियां आपस में टकरा रही थी, इमारतों से धुआं उठ रहा था और पूरा शहर किसी युद्ध भूमि जैसा बन चुका था। इसी अफरा तफरी के बीच उसकी नजर एक टैक्सी पर पड़ती है, जिसका ड्राइवर गहरी नींद में था और उसे बाहर हो रही तबाही की कोई खबर नहीं थी। सुजुकी जैसे ही टैक्सी में बैठने वाला होता है, तभी हिरोमी नाम की एक स्कूली लड़की मदद के लिए गुहार लगाती है। उसी समय पास खड़ा एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। डर के मारे सुजुकी को एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उसके हाथ में बंदूक है और वह ज़ॉम्बी को गोली मार देगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह केवल उसका भ्रम था। तभी एक सूट पहना हुआ आदमी वहां पहुंच जाता है और जबरदस्ती उसी टैक्सी में बैठने की कोशिश करता है। काफी मशक्कत के बाद चारों लोग टैक्सी के अंदर पहुंच जाते हैं और ड्राइवर से शहर छोड़कर सुरक्षित इलाके की तरफ चलने को कहते हैं। रास्ते भर टीवी और रेडियो पर सिर्फ इसी महामारी की खबरें चल रही थी। सरकार लोगों से अपील कर रही थी कि वे सुरक्षित जगह पर रहें और बाहर निकलने से बचें। तभी अचानक उस सूट वाले आदमी के हाथ पर काटने का निशान दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें बदलने लगती हैं और वह भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह सबसे पहले टैक्सी ड्राइवर पर हमला करता है और फिर सुजुकी की तरफ झपटता है। सुजुकी पूरी ताकत से उसे लात मारकर बाहर धकेल देता है, लेकिन वह कार का दरवाजा पकड़कर लटका रहता है। तभी हिरोमी तेजी से दरवाजा बंद करती है और उसका सिर बुरी तरह दब जाता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जिस ड्राइवर को ज़ॉम्बी ने काटा था, उसके शरीर में भी वायरस फैल चुका था। धीरे धीरे उसका नियंत्रण खत्म होने लगा और टैक्सी बेकाबू होकर तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। कुछ ही पल बाद गाड़ी दूसरी कार से टकराती है और जोरदार हादसा हो जाता है। जब सुजुकी को होश आता है तो वह खुद को उल्टी पड़ी टैक्सी के अंदर पाता है। अच्छी बात यह थी कि हिरोमी अभी भी जिंदा थी। दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं। सड़क पर दूर दूर तक टूटी हुई गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान दिखाई नहीं देता। दोनों अपने फोन पर जानकारी ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस रहस्यमय वायरस का नाम GQN है। यह वायरस इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और उसे जिंदा लाश में बदल देता है। संक्रमित व्यक्ति ही केवल एक ही इच्छा बचती है, दूसरे लोगों पर हमला करना। तभी उन्हें एक संदेश मिलता है कि पास की पहाड़ी पर बने फूजी आउटलेट में कुछ लोग अब भी सुरक्षित हैं। दोनों वहीं जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उनके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। रात होने पर उन्हें रास्ते में एक खाली मकान मिल जाता है। वहीं रुककर वो थोड़ा आराम करते हैं। सुजुकी अपने बैग से वही ब्रेड निकालता है जो टैको के लिए खरीद कर लाया था। दोनों उसे बांटकर खाते हैं। बातचीत के दौरान हिरोमी बताती है कि उसे सुजुकी के साथ खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा है। थकान के कारण दोनों वहीं सो जाते हैं। जब सुजुकी की आंख खुलती है तो उसकी नजर हिरोमी के गर्दन पर पड़े काटने के निशान पर जाती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और अपनी राइफल उठा लेता है। हिरोमी शांत आवाज में बताती है कि 2 दिन पहले उसके पड़ोसी के छोटे बच्चे ने उसे काट लिया था। वह यह भी कहती है कि शायद वायरस माँ के दूध से बच्चे तक पहुंचा होगा, इसलिए वह बच्चा पहले ही संक्रमित था। हिरोमी बिना डरे सुजुकी से कहती है कि अगर उसे लगता है कि वह खतरा बन सकती है तो वह उसे अभी मार सकता है। उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन सुजुकी ऐसा नहीं कर पाता। वह उससे वादा करता है कि जब तक वे फूजी आउटलेट नहीं पहुंच जाते वह उसकी हर हाल में रक्षा करेगा। दोनों जंगल के रास्ते से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद हिरोमी की हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वायरस का असर उसके शरीर पर साफ दिखाई देने लगता है। वह सुजुकी से कहती है कि उसे यहीं छोड़कर चला जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती उसके कारण सुजुकी की जान खतरे में पड़े। जाते जाते वह अपनी याद के रूप में अपने ईयरफोन उसे दे देती है। दिल पर पत्थर रखकर सुजुकी आगे बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर पहुंचने पर उसका सामना एक ज़ॉम्बी से होता है। वह उससे बच नहीं पाता और ज़ॉम्बी उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक हिरोमी वहां पहुंच जाती है। अब उसका चेहरा आधा इंसान आधा ज़ॉम्बी जैसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर की इंसानियत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह ज़ॉम्बी पर टूट पड़ती है और कुछ ही पलों में उसे बेरहमी से खत्म कर देती है। इसके बाद वह धीरे धीरे सुजुकी की तरफ बढ़ती है। सुजुकी डर जाता है। वो सोचता है कि अब शायद उसका अंत तय है, लेकिन हिरोमी उस पर हमला नहीं करती। वह उसका हाथ पकड़कर उसे उठाती है। तभी सुजुकी समझ जाता है कि वायरस के असर के बावजूद हिरोमी के भीतर अभी भी इंसान होने की भावना बाकी है। इसके बाद दोनों जंगल के बीच खड़ी एक बंद गाड़ी के पास रुके हैं। सुजुकी खाने की तलाश में फूड कैन खोलता है। तभी हिरोमी, जो अब आधी ज़ॉम्बी बन चुकी थी, किसी भी खाने को हाथ तक नहीं लगाती। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह हर कीमत पर सुजुकी को सुरक्षित रखना चाहती थी। हिरोमी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वायरस अभी भी उसके शरीर में मौजूद है। काफी समझाने और भरोसा दिलाने के बाद आखिरकार उसने थोड़ा सा नूडल्स खा लिया। इससे सुजुकी को उम्मीद मिली कि उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी है और फिलहाल वह किसी के लिए खतरा नहीं है। दोनों लगातार फौजी आउटलेट की तलाश में जंगलों के बीच आगे बढ़ते रहे। हिरोमी चलने की हालत में नहीं थी, इसलिए वह उसे कभी अपनी पीठ पर उठाकर तो कभी सहारा देकर आगे बढ़ाता रहा। रास्ते में उन्हें एक पुरानी शॉपिंग ट्रॉली मिली। खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन उसी ट्रॉली में हिरोमी को बैठाकर सुजुकी आगे बढ़ने लगा। कड़ी मेहनत के बाद दोनों आखिरकार फौजी आउटलेट पार्क पहुंच जाते हैं। अंदर कदम रखते ही उन्हें पूरा इलाका सुनसान दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कभी कोई आया ही ना हो। सुजुकी एक दुकान में जाकर नई जैकेट पहनकर देख ही रहा था कि तभी पीछे से ज़ॉम्बी बन चुका स्टोर मैनेजर उस पर हमला कर देता है। उस समय हिरोमी गहरी नींद में थी, इसलिए वह उसकी मदद नहीं कर पाती। तभी अचानक मास्क पहने एक लड़की रोमा वहाँ पहुँचती है और समय रहते उस ज़ॉम्बी को मारकर सुजुकी
की जान बचा लेती है। कुछ ही देर में उसके बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। तभी किसी ने सूचना दी कि बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी उनकी ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग पहले से तैयार योजना के अनुसार सुरक्षित जगह की तरफ भागने लगे हैं। रास्ते में कई ज़ॉम्बी उनका पीछा करते हैं, लेकिन मास्क पहने लोग अपने हथियारों से उन्हें रोक देते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग छत पर शोर मचाकर ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। असल में उन्होंने पूरे इलाके के चारों ओर मजबूत बाड़ बना रखी थी जिसे ज़ॉम्बी पार नहीं कर सकते थे। इसके अलावा छत पर एक सुरक्षित कैंप भी बनाया गया था जहाँ केवल स्वस्थ लोग रहते थे। सुजुकी भी उनके साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वह हिरोमी के बारे में सच्चाई किसी को नहीं बताता कि वह आदि संक्रमित है। उस कैंप का नेतृत्व किम नाम का व्यक्ति कर रहा था। उसने सुजुकी का स्वागत किया, उसे खाने पीने का स्टोर, जरूरी सामान और बाकी सुविधाएं दी। तभी उसकी नजर सुजुकी की राइफल पर पड़ी। उसके पास ऐसा हथियार नहीं था, इसलिए वह उसे पाने की इच्छा रखने लगा। रात में रोमा ने सुजुकी से पूछा क्या हिरोमी उसकी बहन है। सुजुकी ने बताया कि वे दोनों इस महामारी के दौरान मिले थे। रोमा को सुजुकी की ईमानदारी पसंद आई, इसलिए उसने भरोसा दिलाया कि वह हिरोमी की देखभाल करेगी। अगली सुबह सुजुकी ने हिरोमी की एक आंख पर कपड़ा बांध दिया ताकि उसकी बदलती हुई आंख देखकर किसी को शक न हो। थोड़ी देर बाद सभी लोग मीटिंग में इकट्ठा हुए। किम ने बताया कि नीचे बने फूड स्टोरेज में लगभग 2 महीने का राशन रखा है जिसे लाना बहुत जरूरी है। फिर उसने सुजुकी से उसकी राइफल मांगी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। इसे किम गुस्से में आ गया और धमकी दी अगर उसने हथियार नहीं दिया तो वह हिरोमी को मार डालेगा। उसके आदमी हिरोमी को पकड़ने लगे, लेकिन रोमा ने बीच में आकर उनका विरोध किया। हालांकि वह ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर सकी, उसे भी पकड़ लिया गया। बाहर से शोर सुनकर सुजुकी तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा कि हिरोमी को बंधक बनाया गया है। उसने अपनी राइफल तानकर किम को पीछे हटने की चेतावनी दी। जवाब में किम ने भी हथियार हिरोमी पर तान दिया। तभी हिरोमी ने अचानक अपनी असाधारण ताकत दिखाते हुए खुद को पकड़ने वाले आदमी को एक झटके में दूर फेंक दिया। उसी पल सबको पता चल गया कि वह वायरस से संक्रमित है। यह देखकर किम ने बिना देर किए क्रॉसबो से उसके सिर पर वार कर दिया। हिरोमी जमीन पर गिर पड़ी। सुजुकी का ध्यान भटकते ही लोगों ने उसकी राइफल छीन ली और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बाद में बाकी सदस्यों ने किम को नेता के पद से हटाकर सांगो को नया लीडर चुन लिया। सुजुकी को जिंदा तो छोड़ दिया गया, लेकिन वह पूरी तरह टूट चुका था। अब वह टेंट के पास पहुंचा तो वहाँ रोमा उसे इंतजार कर रही थी। उसने हिरोमी को छिपाकर रखा था और बताया कि उसकी धड़कन अभी भी चल रही है। रोमा ने कहा कि अगर जल्दी यहाँ से नहीं निकले तो वे सब मारे जाएंगे, लेकिन सुजुकी बोला कि बिना हथियार बाहर निकलना आत्महत्या जैसा होगा क्योंकि उसकी राइफल अब उनके पास है। इसी बीच सभी लोगों को मजबूरन फूड स्टोरेज मिशन पर जाना पड़ा। बाहर कुछ लोग बर्तन बजाकर ज़ॉम्बी का ध्यान दूसरी ओर खींच रहे थे, जबकि बाकी लोग चुपके से नीचे उतर गए। स्टोरेज के अंदर घना अंधेरा था। सब सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। तभी किसी से गलती से आवाज हो गई। कुछ पल तक सब शांत रहा। अचानक वहाँ की लाइटें जल उठी। किसी को समझ नहीं आया कि बिजली अचानक कैसे आ गई। सामने स्टोरेज का दरवाजा दिखाई दिया और सभी अंदर जाकर राशन इकट्ठा करने लगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कोई कंट्रोल रूम से कैमरे के जरिए उन पर नजर रख रहा था। उसी आदमी ने अचानक तेज म्यूजिक चला दिया, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहाँ पहुंच गए। एक सर्वाइवर तुरंत उनका शिकार बन गया। हालात बिगड़ते देख नए लीडर ने मजबूरी में संक्रमित व्यक्ति और उसे काटने वाले ज़ॉम्बी दोनों को गोली मार दी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। पार्किंग में सैकड़ों ज़ॉम्बी जमा हो चुके थे। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी दौरान सुजुकी ने उस घायल साथी से माफी मांगी जिससे बचाया नहीं जा सका। बाद में पता चला कि यह पूरा जाल पुराने लीडर किम ने बिछाया था। वह चुपके से कंट्रोल रूम में पहुंच गया और जानबूझकर लाइट पर म्यूजिक चालू कर दिया था ताकि ज़ॉम्बी सभी पर हमला कर दें। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि रास्ता साफ होते ही वह पार्किंग में खड़ी कार लेकर अकेला भाग सके। उधर सुजुकी जान बचाने के लिए एक स्टोरेज लॉकर में छिप गया। तभी एक बेहद फुर्तीला और ताकतवर ज़ॉम्बी ऊंची छलांग लगाकर सीधे छत पर पहुंच गया और वहां मौजूद कई लोगों पर हमला कर दिया। कुछ ही मिनटों में पूरा रूफ टॉप मौत के मैदान में बदल गया। दूसरी तरफ किम ने मुख्य गेट खोल दिया, जिससे और भी ज़ॉम्बी अंदर घुस आए। तभी लॉकर में छिपे सुजुकी को बाकी टाकी पर रोमा की आवाज सुनाई दी। उसने बताया कि वह और हिरोमी किसी तरह टेंट के पीछे छुपे हुए हैं और तुरंत मदद की जरूरत है। यह सुनते ही सुजुकी का डर खत्म हो गया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो वह दोनों को बचाएगा। जैसे ही वह लॉकर से बाहर निकला, एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उसने पहले ही अपनी कलाई पर मजबूत घड़ी बांध रखी थी, जिससे ज़ॉम्बी के दांत उसकी त्वचा तक नहीं पहुंच पाए। वह तुरंत वॉकी टॉकी पर रोमा से संपर्क करता है और पार्किंग में मिलने की बात कहता है। फिर वह बेसमेंट में पहुंचकर अपनी राइफल वापस हासिल कर लेता है। पार्किंग तक जाने वाला रास्ता ज़ॉम्बी से भरा हुआ था। तब सुजुकी ने चालाकी दिखाते हुए जमीन पर चावल बिखेर दिए। फिसलन की वजह से कई ज़ॉम्बी गिर पड़े और उसे आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इधर रोमा हिरोमी को अपनी पीठ पर उठाकर तेजी से पार्किंग की ओर भाग रही थी। तभी सामने किम दिखाई देता है। उसके शरीर में भी वायरस फैल चुका था और कुछ ही पलों में वह खूंखार ज़ॉम्बी बन गया। किम उन दोनों का पीछा करने लगा, लेकिन तभी सुजुकी वहां पहुंच गया और बिना समय गवाए एक सटीक गोली चलाकर उसका काम तमाम कर दिया। कुछ ही देर बाद उनकी मुलाकात बचे हुए सर्वाइवर से हो गई, लेकिन पीछे से ज़ॉम्बी की भारी भीड़ उनका पीछा कर रही थी। सामने भी रास्ता बंद था। चारों तरफ से घिर चुके लोगों को लगा कि अब बचना मुश्किल है। उसी समय हिरोमी पहली बार बोलती है। वह सुजुकी से कहती है कि जब वह उसके साथ है उसे हमेशा सुरक्षा का एहसास हुआ है। उसकी यह बात सुनकर सुजुकी का हौसला लौट आता है। वह अपनी राइफल दोबारा
दोबारा लोड करता है और लगातार ज़ॉम्बियों पर गोलियां बरसाने लगता है। उसकी बहादुरी देखकर बाकी लोग भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं। हालांकि अधिकांश सर्वाइवर इस संघर्ष में अपनी जान गंवा देते हैं। अपनी साथियों की मौत देखकर सुजुकी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह एक एक करके सभी ज़ॉम्बी का सफाया कर देता है। जब सब कुछ शांत होता है तब वहाँ केवल सुजुकी, हिरोमी और रोमा ही जिंदा बचे होते हैं, लेकिन उनकी आखिरी परीक्षा अभी भी बाकी थी। अचानक वही बेहद ताकतवर एथलीट ज़ॉम्बी फिर उनके सामने आ जाता है। सुजुकी उस पर कई गोलियां चलाता है मगर वह रुकता नहीं। आखिरकार जब गोलियां खत्म हो जाती हैं तो सुजुकी बिना डरे उसके सामने पहुंचता है और राइफल के पिछले हिस्से से उसके सिर पर जोरदार वार करता है। इस बार वह ज़ॉम्बी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आखिरकार सुजुकी सचमुच अपनी ही कॉमिक का असली हीरो बन जाता है। तीनों लोग सुरक्षित कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और इसी के साथ इस रोमांचक कहानी का अंत हो जाता है।